अच्छा जी, टॉपिक जो हमने अब स्टार्ट करें दैट इज़ मोहर सर्कल। और एज प्रीवियसली डिस्कस के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं। वन इज़ बाय इक्वेशंस एंड वन इज़ अ ग्राफिकल मेथड बाय विच यू कैन डू दिस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप अपने स्ट्रेस एलिमेंट्स को रोटेट करते हैं एंड बाय डिफरेंट एंगल्स थीटा यू गेट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश। तो हमने डिफरेंट तीन इक्वेशंस देखी थी, sigma x dash, sigma y dash और tau xy वाली. These are the equations. ठीक है जी. This was the analytical procedures, यानी using equations to find the transform stresses. These are the values of transform stresses and these are the given values of state stresses जो अंदर आपके पास थी. ठीक है, इनको यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म निकाली थी. इसके हमने कुछ एक्टिविटी भी की थी, मैंने असाइनमेंट भी आपको असाइन की थी. ठीक है जी. द प्रॉब्लम विद दिस थिंग, मैंने आपको बताया था कि लेट्स से कि आप थीटा को रोटेट करें, लाइक थीटा इक्वल टू 10 किया, वैल्यू आपके पास इंक्रीज हुई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की. थीटा को आपने 25 किया, वैल्यू फिर इंक्रीज हुई. थीटा को 25 से आपने 50 किया, वैल्यू फिर इंक्रीज हुई. 50 से आप 90 पे गए, वैल्यू डिक्रीज होगी. इसका मतलब है 50 से 90 के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस रीच की और उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हुई. ठीक है. तो मगर आप जब आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट फाइंड करना मुश्किल था इसके अंदर. ठीक है, अगर आपको खाली गिवन हो कि सिंपल इतना सा गिवन हो कि भाई ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और फिर बताएंगे ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस क्या है, देन दीज इक्वेशंस आर वेरी हेल्पफुल. ठीक है, कि आपको सिंपल थीटा की वैल्यू गिवन हो, ये ना कहा हो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करें, ये मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस मालूम करें. खाली ये कहा जाए कि ट्रांसफॉर्म स्ट्रेसेस फाइंड करें एट दिस पर्टिकुलर एंगल, देन दीज इक्वेशंस आर हेल्पफुल एंड क्वाइट इजी. बहुत आसान है कि आप सिर्फ थीटा की वैल्यू एंटर करेंगे और गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस वो एंटर करेंगे, देन यू कैन गेट द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस. But once you are required to find the principal stresses sigma 1, sigma 2 and maximum shear stresses, then it is quite difficult कि आप लोकेट कर सकें कि वो कौन सा पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके ऊपर जाकर ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन जाएंगी. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था कि एंगल के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से आपकी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी एट आफ्टर सर्टेन इंक्रीमेंट्स, यानी खास एंगल के बाद सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यूज डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी और ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स से कि वो इंक्रीज करते 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 एकदम डिक्रीज हुई, तो उसका मतलब है इन बिटवीन दोज पॉइंट देयर वाज सर्टेन फेज, देयर वाज सर्टेन प्लेन और सर्टेन एंगल at which these sigma x and sigma y they got maximum and minimum values. ठीक है, तो हम वो एंगल फौरन से फाइंड नहीं कर सकते थे इसके अंदर. ठीक है, आपको बार बार छोटी 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 डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज निकालनी पड़ती थी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई. However, the other method which is the graphical method is called the Mohr circles. ठीक है, and you have read also this in geotechnical फाउंडेशन कोर्स. आपने मोहर सर्कल वहाँ भी प्लॉट करना सीखे होंगे. इन द वेरी सिमिलर मैनर these circles have been plotted in MOS to find those principal stresses and maximum shear stresses. Yani the aim of this graphical method is to find these two things. First, principal stresses and their plane. ठीक है जी. प्लेन से मुराद भी मैं बताता हूँ. लेट्स से मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन. दो चीज़ें वो उसमें उसने लिखी कि दैट यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 sigma 2 which are called the principal stresses. Addition to this thing you are also interested to find the value of theta p कि वो कौन सा एंगल होगा या कौन सा प्लेन होगा जिसके ऊपर एक्चुअली sigma x and sigma y they will be converted into they will get converted into sigma 1 and sigma 2. तो वो कौन सा प्लेन होगा आप इसमें भी इंटरेस्टेड है. सो फर्स्ट थिंग यू विल गेट दीज थिंग्स from this Mohr circle. ठीक है, the first thing is you can get sigma 1 sigma 2 and also you will be able to find the angle theta p at which the sigma x sigma I sigma y they get converted into sigma 1 sigma 2. Second useful thing that you will get from this thing is again tau max, maximum shear stress, and also
द एंगल थीटा एस जिसके ऊपर these tau xy will be converted into maximum shear stress. तो ये चीजें भी आप इससे फाइंड कर सकेंगे, tau max and theta s. So this is the blue things are the things जो कि रिक्वायरमेंट है या जो कि आपकी आउटपुट्स होंगी फ्रॉम दिस मोहर सर्कल, ठीक है. सेकेंडली, once you understand the concept behind these Mohr circle, you will develop certain equations of circle that will be used to find these things. अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को. Instead, जिस तरह आपने पहले 3 analytical equations देखी थी, they were hard to remember, ठीक है. वैसे भी आपको उनको याद नहीं करना. You can bring your design aids with you and just looking at the equation, you just need to put the value of sigma x, sigma y and tau x, y and theta. आपने वहाँ पे चारों वैल्यू एंटर करनी है and you can get the transform values of stresses. So back to the thing. So these are the outputs, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिलेंगी. Now let us start के basically मोहर सर्कल पे हो क्या रहा है. For example, ये हमारा एक स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है जी, जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है. सो वी हैव अ नॉर्मल स्ट्रेस है 12.3 KSI विच इज इन टेंशन, ठीक है. जो आपके पास टेंशन उसकी नेचर है, आउट ऑफ सेक्शन से आउटवर्ड है. देन यू हैव 4.2 सिग्मा वाई विच हैज अ कंप्रेसिव नेचर, ठीक है. इट इज टुवर्ड्स द सेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. The arrowheads are basically telling you the nature, ठीक है. That, like for example, if you have to enter the value of sigma y, you will enter negative 4.2 KSI. Similarly, if you have to enter the value of sigma x, any normal stress along x-axis, then you will enter 12.3 because it is tensile normal stress. This is compressive normal stress. ठीक हो गई. In the same way, you have the shear stress tau xy, which has a कंप्रेसिव और रिटेंशन नेचर. इसकी नेचर क्या है, कोई बताएगा? ये देखें ना, आपके पास यहाँ पर ये दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉ एक्स वाई, ऐसे ही दिस इज द वैल्यू ऑफ, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉ एक्स वाई. तो आपने टॉ एक्स वाई के लिए दो डायरेक्शंस नहीं पढ़ी थी शुरू में? हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक दफ़ा मैंने आपको बताया था दैट द नेचर कैन बी लाइक दिस वन, गोइंग डाउनवर्ड, गोइंग दिस वे. दिस इज a negative nature. If this is like this one, going upward, upward, this is called the positive shear. सर माइनस है. यही तो मैं पूछूं. So this is minus now. सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ कि they have just completed the circle, like यहाँ पर उसने heads लगा दिए हैं. This one heads, head और head और tail to tail rule use कर लिए, बाकी उससे कोई difference. So this is the case for us. So we will take the a negative value of tau xy. xy equals to negative 4.7 KSI. ठीक हो गया. So we were discussing that this given nature of shear stress 4.7, this is negative. So if I am using it, I will put as negative 4.7 KSI. ठीक हो गया. अच्छा जी, वापस गए लेक्चर्स के ऊपर अपने हैंडआउट्स पे हम. सो ये जो मैंने आपको 4.7 KSI बताई, दिस वाज द ओवरऑल shear stress नेचर, ठीक है. इसके अलावा हमने एक लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कशन की थी कि किसी इंडिविजुअल फेस के ऊपर shear stress की नेचर भी आप फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल फेस से मुराद क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ and share it on OneNote. इंडिविजुअल स्ट्रेस, इंडिविजुअल किसी भी कह लें कि प्लेन के ऊपर, यही जो इसकी साइड्स हैं आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट्स की, लेट्स से दिस इज द साइड 1
I'll just highlight it with a different color, like this is the side 1, ठीक है जी. इसी तरह this is the side 2, उसके faces हैं, ठीक है जी. तो face 1 which is being shown with the purple highlight, इसके ऊपर shear stress की nature क्या होगी and what is the value of or nature of shear stress on the green face, ठीक है. इसके लिए आपको शायद याद हो, हमने एक लेक्चर पढ़ा था लाइक दिस वन, जिसमें उसने बताया था कि if this is the center of gravity and your shear stress is like this one, it is trying to rotate it clockwise. Let me show you the lecture again back. I'll show you here back. दिस वन, ये आपको शायद याद हो, जिसमें हमने एक तो shear stress जो है ना, इसका ओवरऑल बिहेवियर देखा था कि अगर आप पूरे स्ट्रेस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए, अगर पूरे स्ट्रेस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं तो क्या चीज़ आपने देखनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी, यानी ये वो नेचर है, दिस वन, ये ओवरऑल के लिए, ठीक है. मगर अगर आप इंडिविजुअल फेसेस के ऊपर देख रहे हैं कि shear स्ट्रेस की नेचर क्या होगी, उसका साइन क्या लेना है, देन यू हैव टू कंसिडर दिस वन, दिस, ठीक हो गया. इस फेज पे वो बता रहा है कि इफ द shear stress is trying to rotate your stress element clockwise, ठीक है, you have to take it positive. और जब वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, then it is should be taken as negative. For example, this is the center of gravity, the dots are representing the center of this body, ठीक है, and this shear stress is trying to rotate clockwise, ठीक है, about this point, ठीक है. तो अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करे, आपने उस फेस के ऊपर जो shear stress है उसको पॉजिटिव लेनी है. अगर ये इस फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस फेस के ऊपर जो shear stress आ रही है, this is trying to rotate this body about this center point in anti-clockwise direction, so it will be taken as negative. Clear है सबको जी? Now coming back, हम अपने न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हमारे इस केस के अंदर अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो फेस 1 पे जो shear स्ट्रेस है, ठीक है जी, फेस 1 पे जो shear स्ट्रेस है, इसको मैं लिख लेता हूँ, फेस 1, ठीक है जी, दिस इज अ फेस 1. मैं इसके ऊपर आगे दोबारा यहाँ आके डाल देता हूँ, दिस इज अ फेस 1 एंड दिस इज अ फेस 2. तो लेट्स सी कि ये सेंटर पूरा उसका हो गया बॉडी का स्ट्रेस एलिमेंट का, ठीक है. तो फेस 1 के ऊपर जो shear स्ट्रेस है, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, ऐसे ही है, स्ट्रेस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है. सो इफ इट इज ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, तो अभी हमने वहां पे देखा कि इफ इट इज ट्राइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, देन यू हैव टू टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव clockwise, so it should be taken as a positive. और यही shear stress की वैल्यू अगर मैं फेस 2 के ऊपर देखता हूँ, if I see it on phase 2, this is phase 2, तो ये इस बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है. सो आई विल पुट इट लाइक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया जी, एंड इट शुड बी टेकन एज अ नेगेटिव, ठीक हो गया जी. अब हर फेस के ऊपर जो आपके पास स्ट्रेसेस हैं, 2 फेसेस हम इस टाइम डिस्कस करें. सो ईच फेस ऑफ दिस स्ट्रेस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑन मोहर सर्कल, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मोहर सर्कल, सर्कल क्या चीज़ है, लेट्स सी दिस इज, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अ सर्कल, ठीक है जी. So circle is basically composed of certain points which are located at same distance from the center. ऐसे ही होता है, इनका अगर आप सेंटर से डिस्टेंस लेते जाएंगे, you have the same value. So if this is like your Mohr circle, I'll just delete the previous one. So इस मोहर सर्कल के ऊपर अगर आप इन पॉइंट्स को देखें, this point, so this is composed of several points, बहुत से पॉइंट से मिलकर एक शेप बनी है.
और इनकी खसूसियत ये है कि दे ऑल आर लोकेटेड फ्रॉम अ सेम डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है जी, ऐसा ही होता है. So each point on this Mohr circle, for example, if I'm talking about this point, so this point is basically representing the stresses on an individual face of stress element. यानी stress element के किसी एक face के ऊपर, let's say this is the face 1, तो फेस 1 के ऊपर जो stresses होंगी उनको यहाँ represent करें सर्कल के ऊपर, तो वो एक point होगा सर्कल की बाउंड्री के ऊपर. ये कौन सी stresses होंगी? There could be two stresses, एक normal stress होगी and there could be an option of shear stress. ये दो options हैं, ठीक है. So depending upon the sign of sigma x and tau xy, you will plot these two stresses on a graph, ठीक है. Similarly, you will go to phase 2. phase 2 के ऊपर जाएंगे. phase 2 के ऊपर भी जो आपके पास normal या shear stress होगी उसको भी plot करेंगे and you will get another point of circle, ठीक है. So first thing that you need to remember is like each phase or the stresses on each phase of a stress element, they are representing a point on circle, ठीक है. अच्छा जी, अब हम वापस अपने लेक्चर पर आते हैं. सो लेट्स से कि मुझे इसको प्लॉट करना है. फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट फेस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फेस, इसको मैं कह रहा हूँ, एंड द अदर वन दिस इज द सेकंड फेस. तो फर्स्ट फेस के ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेस हैं इस टाइम? 12.3 और 4.7, ऐसे ही मुझे इनको प्लॉट करना है. प्लॉट करने के लिए आपको मोहर सर्कल ने जब डेरिवेशंस की, मोहर्स ने बेसिकली जब डेरिवेशन की, तो उसने क्या किया कि उसने इस प्लॉट के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस रखी, ठीक है. ऑन एक्स एक्सिस you have normal stresses, ठीक है, and on y axis he put shear stresses tau. Also on y axis he put like this one, उसने ये assumption ली कि अगर आपकी shear stresses clockwise में होंगी, ठीक है, if they are in clockwise direction then you have to consider only the upper two quadrants, ठीक है. ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए ना, एक आपके पास दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. So if tau xy is value is clockwise, then you have to consider only the upper two quadrants, ठीक है, ये ऊपर वाले quadrants में. If tau xy is anti-clockwise, then आपने उनको नीचे वाले दो quadrants में नहीं plot करना है. Similarly, sigma की value towards right positive होंगी, sigma की value towards left क्या होंगी? Negative होंगी. Is it clear? ठीक है, ये जो पैटर्न सा था ये क्लियर हो गया. दोबारा से नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्स एक्सिस पे, शीयर स्ट्रेसेस वाई एक्सिस पे रखनी है. नॉर्मल स्ट्रेसेस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, ठीक है, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो वैल्यूज होंगी दे आर नेगेटिव. शीयर स्ट्रेसेस के लिए डिफरेंट है. जिस तरह आप वाई एक्सिस करते हैं ना, हम कहते थे वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर, वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे. इसमें वो क्या कहता है कि वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अगर आपकी शीयर स्ट्रेस क्लॉकवाइज है तब आपने ऊपर ड्रॉ करनी है, ठीक है. और क्लॉकवाइज बेसिकली पॉजिटिव ही थी, अगर आपको याद हो इंडिविजुअल फेस के ऊपर जब हम करते थे तो इंडिविजुअल फेस पे क्लॉकवाइज स्ट्रेस को पॉजिटिव लिया जाता है. सो यू हैव टू ड्रॉ देम अप, और नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल अब मैं इसको देखता हूँ. सो व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं इस इंडिविजुअल फेस 1 की जो स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, इनको प्लॉट करूंगा अपने उन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर. इसी तरह जो फेस 2 है, ठीक है, मैंने इसको फेस 2 सर्कल इसलिए डाला, मैंने इसको फेस 2 कह दी. इस फेस 2 के ऊपर जो स्ट्रेसेस होंगी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, इनको प्लॉट करूंगा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं. तो पहले आप देखें सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है? 12.3 पॉजिटिव. इसका मतलब है अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आता हूँ सो सिग्मा एक्स शुड बी ऑन दिस एक्स एक्सिस, ये सिग्मा के लिए, ठीक है. 12.3 पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे जीरो से पॉजिटिव की तरफ मूव करना है कहीं, ठीक है. सो आई विल मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया. टॉ एक्स वाई की वैल्यू इधर कितनी है? 4.7. this 4.7 on this individual phase is producing a clockwise moment, ठीक है, वो clockwise ले रही है. so we will take it on upper two quadrants. मेरे लिए या तो इसको मैं इधर प्लॉट कर सकता हूँ या इस वाले क्वाड्रेंट में, ऐसे ही है. चूंकि मेरी सिग्मा एक्स की वैल्यू इधर ऑलरेडी है
सो आई विल कंसिडर दिस क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो ये वाला इन दो स्ट्रेसेस को अगर मैं प्लॉट करने लगूं, सो दिस इज द पॉइंट बेसिकली जिसको जहां मैंने प्लॉट किया कि एक्स एक्सिस पे मैं 12.3 मूव किया हूँ, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं कितना 4.7 गया हूँ। ये क्लियर हुआ जी सबको? या मैं इसको उस पर बल्कि ऐसा करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस इज द वैल्यूज। और मुझे अगर इसको लेकर जाना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। सो इफ आई जस्ट प्लॉट राइट नाउ कि ये मेरी एक लाइन है, दिस इज द लाइन, यहाँ सारी सिग्मा एक्स होंगी, ऑन टॉप वी हैव tau values, we have tau values here. We also discuss कि if it is clockwise तो ऊपर वाले quadrant में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे, ठीक है। I'll just highlight it with a different color. So this is for tau, this yellow axis for tau, and the green axis which is x-axis, this is basically for sigma यानी normal stresses के लिए, ठीक होगा जी। So first point basically this one, अगर मैं फेस 1 को देखता हूँ, दिस इज द फेस 1, फेस 1 के ऊपर स्ट्रेसेस कौन कौन सी हैं? आई हैव 12.3 and 4.7. So 12.3 is the normal stress and 4.7 is the shear stress. Normal stress के लिए 12.3 का मतलब ये है कि this is पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव के लिए मुझे इधर मूव करना है। तो मैं लेट से एक पॉइंट ले लेता हूँ कि लेट्स ऑन दिस इज द वैल्यू 0, 0 विच इज द ओरिजिन। ओरिजिन के बाद लेट से मैं कह देता हूँ कि ये 5 है, दिस इज 5, दिस इज 10, ठीक है, मैं कोई लाइंस लगा देता हूँ, ग्राफ जिस तरह होता है ग्राफ पेपर पे, 10 एंड दिस विल बी 12.3 समवेयर हियर, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट हो गया सिग्मा एक्स पहला। अब इसके लिए साथ टॉ एक्स वाई को भी प्लॉट करना है। टॉ एक्स वाई क्या कह रहा है, कितना है? 4.7, और ये किस डायरेक्शन के अंदर है? क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो क्लॉकवाइज के लिए मुझे ऊपर वाले फेसेस पे रहना है, या तो ये वाले फेस में या इस वाले में। ऑलरेडी मेरे पास ये फेस सिलेक्ट हो चुका है ये वाला, बिकॉज मेरी नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पर है, सो देयर इज नो नीड टू कंसिडर दिस थिंग। लिहाजा मैं इस पर आऊँगा। अब 4.7 ऊपर जाना है मुझे। 4.7 ऊपर जाने का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस इज द 5, जैसा मैंने इधर कहा कि 5 है, सो दिस विल बी समवेयर है, यहाँ पर कहीं 4.7 होगा, ठीक है। मैं रख लेता हूँ कि ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट थिंग? दिस इज रिप्रेजेंटिंग, जैसा एक्स होता है ना, हर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। दिस इज अ पॉइंट, इट हैज एक्स कोऑर्डिनेट, इट हैज वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो सिमिलरली दिस इज अ पॉइंट जिसको मैंने नाम 1 दे दिया बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेसेस ऑन फेस 1। और व्हाट आर द वैल्यूज? आपने सबसे पहले x की वैल्यू देनी होती है, सो x की वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस है विच इज 12.3 हियर, कॉमा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y क्या होता है बेसिकली? शीयर स्ट्रेस। सो शीयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4.7, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? नाउ कमिंग टू इट दिस यस सर। प्लॉटिंग सेकंड पॉइंट। अब आपने फेस 1 का जो है वो तो प्लॉट कर दी, अब हम आते हैं फेस 2 के ऊपर। दिस इज अ फेस 2, उसके ऊपर भी नॉर्मल स्ट्रेस भी है, शेयर स्ट्रेस भी है, सो यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट अगेन। अब अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू देखें, द वैल्यू इज 4.2 कंप्रेशन। इसका मतलब है मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव में जाना है, ऐसा ही। आई विल फर्स्ट डिलीट दीस थिंग्स, दीस आर नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 4.2 इज कंप्रेशन, यानी सिग्मा वाई की वैल्यू जो यहाँ दे रहा है, दिस इज बेसिकली नेगेटिव 4.2, इजंट इट? सो नेगेटिव 4.2 का मतलब है कि मुझे 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है 4.2, सो इट मे बी समवेयर हेयर, यहाँ पर कहीं होगा 4.2, ठीक है जी। मैं एक हल्की सी एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर,
दूसरा अगर मैं इसके ऊपर shear stress देखता हूँ, the value of shear stress is 4.7 here, मैग्नीट्यूड उसका 4.7 ही है, ठीक है। फेज 1 के ऊपर भी 4.7 था, फेज 2 के ऊपर, यू रिमेंबर लाइक वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि tau of xy it is always equals to tau of yx, ठीक है। ये हमने पहले भी जब हम लेक्चर 1 और 2 के अंदर डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर हमने 3D के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये tau xy tau yx दो डिफरेंट फेसेस के ऊपर या दो कॉन्करेंट फेसेस के ऊपर जो है स्ट्रेस एलिमेंट की अकर कर रही होती है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी टेल टेल से मिल रही है और हेड हेड से मिलता है, सो दे हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब अगर मैं देखता हूँ दिस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। If it is trying to produce anti-clockwise movement, so I have to plot it in the bottom, either here or either here. इसको इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा पॉइंट यहाँ पर है। अब मुझे नीचे कितना मूव करना है, अगेन 4.7, ठीक है। सो मैं लेट से आके क्या करता हूँ कि कहता हूँ 4.7 अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे नीचे जाना है तो 4.7 यहाँ पर कहीं होगा। सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट, ठीक है। आई विल राइट इट लाइक दिस इज द पॉइंट 2 और इसके ऊपर वैल्यूज मेरे पास कितनी है, नॉर्मल स्ट्रेस की कितनी आई, -4.2, ठीक है जी, कॉमा, and what is the value of shear stress, 4.7, you will just enter here 4.7, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी हो गया। Now what you have to do is you have to connect these two points जो आपने दो इंडिविजुअल फेसेस के ऊपर फाइंड किए, उनको प्लॉट किया अपने इस ग्राफ के ऊपर। नाउ यू जस्ट नीड टू कनेक्ट देम, ठीक है। तो हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं with the line, with a straight line. Just connect these 2 points with a straight line, ठीक है। Once you connect these 2 points with a straight line, you will see that this straight line will cut the x-axis at a point. ये x-axis को इस point पे cut कर रहा होगा, and this point we denote it with C, and this is the center of the circle, ठीक है। And this origin point, this is called O. ये वाला जो point है, this is called O, this is called C. C denotes center of circle, O denotes the origin, ठीक है। origin के ऊपर हमेशा coordinates क्या होंगे, 0 0। Now if this is the center of the circle, आपने अपनी arc length को जो है ना, यानी जो कंपास होती है उसको C से O तक खोलना है, C से 1 तक या C से 2 तक खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट ड्रॉ अ सर्कल हियर, एग्जैक्ट तो मुश्किल है, चले मैं इससे कोशिश करता हूँ। लाइक दिस इज सर्कल हियर, ठीक है जी, ये काइंड ऑफ अ सर्कल बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू ड्रॉ इट लाइक दिस वे। अगर इस पे एक सही से सर्कल ड्रॉ हो जाए इतना सा। अच्छा, वहाँ पर ऐसे ये यू आर लकी इनफ कि कुछ ठीक हो गया है, थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें तो बेहतर हो जाएगा। दिस साउंड्स प्रीटी गुड। सो नाउ दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ये इस पॉइंट को शो किया विद द रेड कलर, दिस इज द स्ट्रेसेस, इंडिविजुअल स्ट्रेसेस ऑन फेस 1, ठीक है जी। एंड इसी तरह मैंने एक सेकंड पॉइंट लिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल स्ट्रेसेस ऑन फेस 2, ठीक हो गई। सबको क्लियर है ये पॉइंट्स, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो
this is basically if this is the center, C is the center, तो center से circle के extreme point तक का जो distance होता है, that is always called as radius. So it means the distance from here to here, this will represent what? The radius of circle. ऐसा ही है, this will represent the radius of the circle. Clear? Or there is another distance here which is called OC. This distance OC, ठीक है, and this is called sigma average के equal है. इसको आप लिख लें sigma average, ठीक है, and this is the distance C से जो इधर तक था individual, this is called the radius of circle, ठीक है, and the value for this radius of circle can be calculated using, अगर मैं एक triangle यहाँ से form करता हूँ like this one, if I just drop a perpendicular line here, ठीक है, मैं एक perpendicular line drop कर देता हूँ इसके ऊपर. So I have a triangle here right now, जिसके अंदर एक hypotenuse भी है, perpendicular भी है, base भी है. ऐसा ही है, ये देखें. I'll just make it a different color. Now this is the triangle. ठीक हो गया. और इस triangle के अंदर आपके पास basically this is called the hypotenuse. ठीक है जी. इसी तरह आपके पास ग्रीन के अंदर यहाँ लेट से एक परपेंडिकुलर है एंड देन देयर इज अ बेस एट द बॉटम. सो द रेडियस इज बेसिकली द हाइपोटेन्यूज. सो आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली इक्वल टू रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसके लिए याद रखिएगा. इसी तरह मैंने आपको OC का भी बता दिया. OC इज कॉल्ड सिग्मा एवरेज, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एवरेज इज बेसिकली इक्वल टू, ये भी लिख लें साथ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2. दिस इज कॉल्ड द एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस. हमारे पास दो स्ट्रेसेस होते हैं, एक सिग्मा x है, सिग्मा y, दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एवरेज. ठीक है, जिस तरह आप इंडिविजुअल आपको मैं कह दूं कि जी एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, मैं आप कहता हूँ इनकी एवरेज निकालें, एवरेज क्या होगी 3 और 5 की, तो आप क्या करते हैं 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं विद देयर साइन. अगर नेगेटिव 3 है और पॉजिटिव 5 है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव 3 प्लस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. दिस इज द एवरेज वैल्यू. सो इन एवरेज यू जस्ट ऐड द नंबर्स एंड डिवाइड देम विद, अगर दो नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड. लेट्स से 3, 6 और 5, इन तीनों की एवरेज निकालनी हो तो क्या होगी, नेगेटिव 3 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, सो दिस इज द एवरेज. इन द सेम वे द डिस्टेंस OC from origin to center of the circle, it is represented by OC and this is called sigma average. The value is equal to sigma x plus sigma y by 2. क्लियर हो गया जी कंपोनेंट भी. अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है उसको ये देखिएगा कि अच्छा, अब इस सर्कल की अगर आप इस लाइन को देखें, इफ यू लुक एट दिस, डिफरेंट कलर से करना पड़ेगा, लाइक इस ब्लूइश लाइन को देखें, ठीक है जी, विच आई हैव ड्रॉन राइट नाउ. ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इफ पॉसिबल आई कैन डिलीट इट. यस, ठीक है. इफ यू जस्ट सी नाउ द ब्लू लाइन विच आई हैव हाईलाइटेड, ब्लू कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया इस लाइन को. सो इस लाइन का एक एंड जो है, दिस इज फेस 1, ठीक है जी, दिस इज शोन बाय द फेस 1 यहाँ पर, और उसके दूसरे एंड के ऊपर जो है वो फेस 2 है. ऐसा ही था, फेस 1 की जो स्ट्रेसेस थी
वो इस पॉइंट पे थी, यानी अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करके वापस आपके सामने अलग से निकालता हूँ तो यहाँ पर फेस 1 था और यहाँ पर फेस 2 है। फेस 1 के ऊपर भी आपने सिग्मा एक्स प्लॉट की, और टॉप प्लॉट किया। इस तरह 2 के ऊपर भी आपने आके सिग्मा प्लॉट की और टॉप प्लॉट किया। ठीक हो गया। नाउ if you look at this line, what is the angle between 1 and 2? यानी ये जो लाइन है इसके दरमियान एंगल कितना आ रहा है? This angle is equal to 180 डिग्री, isn't it? 180 डिग्री बन गया दोनों के दरमियान। तो इसका मतलब है कि मोहर सर्कल के अंदर फेस 1 और फेस 2 के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्री। मगर जब आप अपने रियल स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर जाते हैं, so this is the phase 1, this is the phase 2, so what is the angle between phase 1 and 2? अगर मैं नीचे इसको दोबारा प्लॉट करता हूँ आपके सामने, I draw it again. So if I just extend it like this one, extend it like this one, so this was the phase 1, this was the phase 2, so phase 1 and phase 2 are having an angle of 90 degree, but in Mohr circle it is 180 degree. I can write this as 2 into 90 degree as well. ठीक हो गया। याद रखें कि मोहर सर्कल के अंदर जो एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज ट्वाइस द एंगल हेयर। यहाँ पर जो भी एंगल होगा इसका ट्वाइस यहाँ पर निकलेगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जो भी एंगल डेवलप हुआ है मैं उसको हमेशा किससे शो करूंगा? 2 थीटा से। ठीक है, यानी मोहर सर्कल के अंदर जो भी एंगल होते हैं दे आर ऑलवेज ट्वाइस। तो मोहर सर्कल से आपने जो भी एंगल निकाला है और रियल में स्ट्रेस एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आपने अपने मोहर सर्कल के एंगल को डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। तो एंगल्स रिप्रेजेंटेड इन मोहर सर्कल दे आर ट्वाइस। इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइन को। पीडीएफ आ गई, ये देखें 2 थीटा। इंस्टेड ऑफ पुटिंग, वैसे अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल कोई चीज बनता है तो आप उसके अंदर जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा के साथ। मगर जब मोहर सर्कल की बात आएगी तो मोहर सर्कल में जो भी एंगल होगा दिस इज ऑलवेज 2 टाइम्स। तो 2 थीटा, 2 थीटा हर जगह पे ट्वाइस आएगा। ये देखें, लेट से यहाँ पर कोई एंगल डेवलप हो, अगर यही ट्राइंगल मेरे पास वैसे होता, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल होता, मैं आपको कहता कि भाई ये छोटा सा एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल अगर आपको कुछ पूछे तो आप कहेंगे एंगल कितना होगा? हमेशा यही लिखते हैं ना, थीटा एंगल होगा। मगर यही ट्राइंगल जब आपके पास मोहर सर्कल के अंदर डेवलप हुआ तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा होगा हमेशा। अब ये 2 थीटा क्यों है उसका रीजन मैंने बताया आपको इस तरह कि देखें फेस 1 और फेस 2 के दरमियान एंगल कितना आ रहा है मोहर सर्कल के अंदर? दिस इज द फेस 1, दिस इज द फेस 2। तो फेस 1 और फेस 2 के दरमियान एंगल कितना है? 180। जबकि यहाँ पर आके स्ट्रेस एलिमेंट में देखता हूँ तो फेस 1 और फेस 2 के दरमियान एंगल कितना है? 90। तो मोहर सर्कल के अंदर 90 नहीं आया है, मोहर सर्कल के अंदर कितना है? 180, विच इज ट्वाइस ऑफ द रियल एंगल। तो आप मोहर सर्कल से जो भी एंगल निकालेंगे उसको फिर हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि आप देख सकें कि किस एंगल के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अकर हुए हैं। ठीक है, अभी हम आगे फर्दर चलते हैं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिलीट करता हूँ ताकि हमारा ये देखने में जो है कुछ बेहतर लगे। फॉर एग्जांपल don't need the highlights anymore, not even this highlight। ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये मैंने थोड़ी सी रिमूव कर दी हैं ताकि हम चीज़ों को क्लियर करके देख सकें। इवन ओ सी रहने देते हैं, ठीक है जी।
वी वुड रिक्वायर दिस वन। पॉइंट 1 को जो है हम खत्म नहीं, इसको भी रहने दें। अच्छा, नाउ द थिंग इज, मैंने इसको थोड़ा सा कुछ क्लियर वगैरह कर लिया है, इसको भी खत्म करें। दिस वन, not this one, and not even this one. अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि दिस इज द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अभी जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, दिस इज द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। यानी आपने एक तरफ सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई प्लॉट किया, दूसरी तरफ सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई दोबारा प्लॉट किया। सो दिस इज द गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप अपनी इस लाइन को, जो मैंने येलो लाइन रोटेट बनाई है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। सिमिलरली टॉ एक्स वाई की वैल्यूज भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगी। फॉर एग्जांपल, इस लाइन की जगह मैं एक नई लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको शो करता हूँ विद दिस नेचर, हाँ सॉरी, let's draw another line with this thing, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के ऊपर आके मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड लाइन सबको क्लियर होगी जो मैंने रेड लाइन अभी ड्रॉ की है। अब मैं इस लाइन को आके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और ट्राइंगल्स बना लेता हूँ। ऐसे ही हो गया। अब अगर आप देखें तो पहले नॉर्मल स्ट्रेस कितनी थी यहाँ पर, और इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है वो देखें। यहाँ पर पहले जो फर्स्ट पॉइंट था उसका अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है कि नॉर्मल स्ट्रेस कितनी थी, तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस ना भाई। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द वैल्यू 12.3 थी ना पहले, जो आपने सिग्मा प्लॉट की थी, दैट वाज इक्वल टू 12.3। 12.3 का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर 12.3 मूव किए प्रीवियसली। अब जो नई लाइन मैंने ड्रॉ की उसके लिए सिग्मा एक्स कितनी हो जाएगी, इतनी, विच इज लेस देन 12.3। क्लियर है? तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। सिग्मा वाई की वैल्यू भी आप देखेंगे तो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। नेगेटिव में पहले वो 4.2 तक जा रही थी, अब वो नेगेटिव में शायद -2 तक आ गई है, ये -1.7। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या हुई, डिक्रीज हुई। ऑन द अदर हैंड आप क्या देखें कि टॉ एक्स वाई को देखें क्या नेचर हुई। पहले क्या थी आपके पास टॉ एक्स वाई की वैल्यू, दिस वाज टॉ एक्स वाई इक्वल्स टू 4.7। बट नाउ इन न्यू ट्राइंगल, जब मैंने न्यू एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज टॉ एक्स वाई। कौन सी वाली ज्यादा है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? हाँ जी, देखने से पता चल रहा है दैट दिस वैल्यू इज हायर। ऐसा ही हुआ। यस सर। अच्छा, इसी तरह अब अपने क्या, मैंने आपको एक इससे एक और चीज वाजे होगी कि देखें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी और टॉ एक्स वाई की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। व्हेन आई रोटेट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी जो येलो लाइन थी इसको मैं रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, और शियर स्ट्रेस क्या कर रही है, इंक्रीज। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप इस येलो लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करें।
अपने जहन के अंदर इमेजिन करें कि मैंने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? इसको सर हाँ, इस येलो लाइन को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं अब, तो यस शियर सर स्ट्रेस को डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए? इंक्रीज इंक्रीज। चलें जी, मैं देखता हूँ कैसे इंक्रीज होती है। लेट्स से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ द लाइन अगेन। लेट्स से वी मेक इट अ न्यू लाइन फ्रॉम हेयर, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब है मैं इस पॉइंट को इधर ले आऊंगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेकर आता हूँ, सो इज इट पॉसिबल कि मैं इसको किसी और डिफरेंट कलर से करूँ, लेट्स से ब्लू कलर से, ठीक है, सो दैट थिंग्स आर मोर क्लियर। ब्लू कलर और लाइन, सो लेट्स से ये पॉइंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। It passes through the center of the circle again. ठीक हो गया जी। नाउ आई जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल्स अगेन, ठीक है, ठीक है। यहाँ से भी ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी टॉ एक्स वाई की वैल्यू ये है, ब्लू वाली। सर ये डिक्रीज होगी हाँ एग्जैक्टली, सो टॉ एक्स वाई क्या हुई, डिक्रीज हुई। मगर यस नॉर्मल स्ट्रेस देखें क्या हुई है, नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज हुई है डिक्रीज? पहले नॉर्मल स्ट्रेस कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वाज द नॉर्मल यस स्ट्रेस। नाउ जब मैंने एक ब्लू लाइन दूसरी अलग ड्रॉ की, नाउ द इट हैज इंक्रीज और डिक्रीज। अब मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंक्रीज क्लियर? सो इफ आई रोटेट यस दिस येलो लाइन क्लॉकवाइज, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इफ आई रोटेट दिस येलो लाइन विच इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरे पास शियर स्ट्रेस क्या कर रही है, डिक्रीज होती जा रही है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही हैं। अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मेरी नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएंगी, ठीक है जी। वो पॉइंट कौन सा हो सकता है, और शियर स्ट्रेसेस वहां पर जीरो होंगे? पहले वो बताएं कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर शियर स्ट्रेसेस जीरो हो इस सर्कल के अंदर। मैं थोड़ा इसका कचूमड़ उतनी देर डिलीट करता हूँ। यहाँ तक कंक्लूजन वैसे सबको समझ आ गई कि इफ येलो लाइन इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, तो शियर स्ट्रेसेस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। एंड इफ द येलो लाइन इज बीइंग रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हमें नजर आ रहा है कि शियर स्ट्रेसेस इंक्रीज करना स्टार्ट करती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक अपने जहन में रखें। मैं कुछ चीजें इसमें से फिगर में से क्लियर करता हूँ। द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि इस सर्कल में वो कौन सी लाइन होगी जहां पर शियर स्ट्रेसेस जीरो होंगी, शियर स्ट्रेसेस टॉ एक्स वाई जीरो होंगी। मैं उतनी देर इसको कुछ सफाई वगैरह करूं, इसकी बहुत ज्यादा गंद हो गया। Don't need this one, not this one, not this one even. Ah, this one, not this. हाँ जी, सोच रहे हैं साथ साथ। यस सर ठीक है जी, सोच रहे सोच रहे। ये भी जरूरत है हमें, इसकी भी जरूरत होगी। वी डोंट नीड नाउ दिस वन एनीमोर, नॉट इवन दिस वन राइट नाउ, not this one even, not this one, this one. This is
अच्छा जी, now it looks pretty good. मैंने फिगर तो अपनी काफी साफ कर दी है इसको। किसी के ज़हन में कुछ आया वैसे बताएं, वैसे यार कोई नहीं, इतना गलत भी हो जाएगा इतना मसला नहीं है। यानी ये मैंने एक सर्कल में भी आपके सामने एक येलो लाइन सर लगाई हुई। ये हाँ सर ये ओ ओरिजिनल पॉइंट और सी जो है, सी पॉइंट है सर, जब यहाँ पे हमारी येलो लाइन आ जाएगी इसके बराबर, या इसको ओरिजिनल और सेंटर पे जब आ जाएगी, ठीक है, तो सर ये मैक्सिमम वेलकम एग्जैक्टली यू आर राइट। तो अगर ये येलो लाइन इस तरह आ जाए, ऐसे रोटेट ऐसे करते करते इधर हो जाए, ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपके पास shear स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, जीरो। जीरो। ठीक है, ऐसे ही हर एक को नजर आ रहा है। देखें यहाँ पर आके मैं लेट से इस पॉइंट को देखता हूँ, इस पॉइंट को, तो shear स्ट्रेसेस क्या है, जीरो। इस पॉइंट को देखूंगा, shear स्ट्रेसेस क्या है, जीरो। सो बेसिकली दिस द ग्रीन लाइन जो कि इस एक्सेस से ऊपर है, सिग्मा एक्स के ऊपर, सिंपल इज दैट के सिग्मा एक्स के एक्सेस के ऊपर हर वैल्यू जो है, हर पॉइंट जीरो। मैं ये पॉइंट देखूंगा जीरो shear स्ट्रेस, ये पॉइंट देखूंगा shear स्ट्रेस जीरो, ये पॉइंट देखता हूँ, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो कि सिग्मा एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, यानी एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, वहां वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने पढ़ी थी कि जब आपके पास shear स्ट्रेसेस जीरो हो जाती हैं, ठीक है, जब shear स्ट्रेसेस जीरो हो जाती हैं तो उस वक्त सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे कन्वर्ट इनटू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन के अंदर था दैट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर विच shear स्ट्रेसेस आर जीरो। अब अगर आप देखें, गौर करें, तो ग्रीन लाइन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेसेस ज्यादा हैं या येलो लाइन के अंदर? मैं ऐसा करता हूँ कि एक, आई ट्राई टू मेक इट येलो कलर। ठीक है, अगर मैं येलो कलर को देखता हूँ तो येलो कलर के अंदर जो मेरी स्ट्रेसेस निकलती हैं, दे आर लाइक अराउंड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विल बी समथिंग हियर, यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, एंड इफ आई लुक इनटू द ग्रीन कलर, यानी अगर मैं ग्रीन कलर पर आता हूँ, समथिंग हियर, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज कितनी आ रही है नॉर्मल स्ट्रेस की, दिस इज हियर। तो ग्रीन ज्यादा है या येलो ज्यादा इस टाइम? ग्रीन की लेंथ ज्यादा आ रही है, येलो की लेंथ, जो भी मैंने पतली लाइंस ड्रॉ की सर हैं? ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब है कि ग्रीन एक्सिस, यानी ये जो डार्क ग्रीन एक्सिस है, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस इस टाइम ज्यादा है। आप सर्कल के अंदर कोई और पॉइंट देख लें, यानी अभी मैंने दो ड्रॉ किए हैं, एक थिक येलो लाइन की है और एक थिक ग्रीन लाइन की, इसके अलावा कहीं और लाइन देख लें, कहीं आपको फील होता है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस इससे ज्यादा हो सकती हैं, यानी इस पॉइंट से ज्यादा कहीं आपको स्ट्रेसेस अचीव हो सकती हैं, कहीं भी इसको रोटेट करते जाएं येलो लाइन को, नहीं होंगी। आप जैसे ही इसे आगे मूव करेंगे आपकी वैल्यूज फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस डार्क ग्रीन लाइन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, या हम कह सकते हैं दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस फॉर विच shear स्ट्रेसेस आर जीरो। ठीक है, अब आपने अपनी ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस विच इज यहाँ पर येलो थी, उसका इससे एंगल मेजर कर लेना है कि कितने एंगल पे ये रोटेट हुई है। ठीक है, इस एंगल को मेजर करेंगे और इस एंगल को आप कह देंगे दैट दिस एंगल फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से इसको इधर आने के लिए जो एंगल होगा, यू कॉल इट एज 2 थीटा पी। इंस्टेड ऑफ थीटा पी आप उसको क्या नाम देंगे, 2 थीटा पी। हम ये कहते थे ना कि द एंगल थीटा पी इज द एंगल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। देखें, जब येलो लाइन थी तो येलो लाइन के ऊपर जब आपके पास स्ट्रेसेस आती थी, दो स्ट्रेसेस वर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। यहाँ पर क्या होता था, टॉ एक्स वाई, और यहाँ पर क्या होता था, सिग्मा।
तो हमने बेसिकली ये देखा कि जब आपके पास येलो लाइन थी तो येलो लाइन के ऊपर सिग्मा एक्स थी और दूसरे एंड के ऊपर सिग्मा वाई आपने प्लॉट की थी। अब जो ग्रीन लाइन फॉर्म हुई है, द ग्रीन लाइन इज हैविंग सिग्मा 1 ऑन वन साइड, ठीक है, एंड सिग्मा 2 ऑन अदर साइड. So the angle which converted this sigma x to sigma 1 and sigma y to sigma 2, यानी उसने normal stresses को principal stresses में convert किया है, that angle is 2 theta p instead of theta p. ठीक है, इसको 2 theta p कहेंगे. तो ये होगी, यानी ये आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज आ जाएंगी. अब अगर मैं इस फिगर से देखता हूँ तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 की वैल्यू बेसिकली दो चीजों की इक्वल है. ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूँ पहले दिस लाइन. ठीक है, if I just delete this thing and even this thing, I need this one, even not this one, को भी डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे पास सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली दो चीजों का सम हुई हुई है. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ OC प्लस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, दिस वन, दिस वाज द सेंटर ऑफ सर्कल, इजंट इट? C से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा एंड तक का, दिस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल. मैं ड्रॉ करता हूँ वापस with these two lines. This is equal to this here. Let's move it a little bit. खुद ही कर लेते हैं, छोड़ो. So this distance OC, ठीक है, OC plus C से लेके end तक का distance like this one. This distance is basically equal to radius of circle. ठीक है, ऐसा ही है. C से लेके C point which is the center of circle, center of point से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेडियस होता है. जिस तरह कि आपने पहले इधर देखा था कि लाइक दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ऐसे ही था. तो मैं कह सकता हूँ OC के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं रेडियस ऑफ सर्कल, OC प्लस रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इन दोनों को ऐड करता हूं द रिजल्टेंट बिकम्स सिग्मा 1. ऐसा ही है. ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू अब किस चीज की इक्वल होगी? OC प्लस R. तो मैं लिख सकता हूँ नाउ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू OC प्लस R. OC बेसिकली डिस्टेंस जो हमने पढ़ा था, दिस वाज द OC. दिस इज कॉल्ड सिग्मा एवरेज. मैं इक्वेशन नहीं लिख लूंगा, सिग्मा एवरेज प्लस R. ठीक होगा जी. दिस इज सिग्मा 1. Now coming back towards sigma 2, what is sigma 2? Sigma 2 is the distance from this point O to this point. यहाँ तक का distance है. This is called sigma 2. And from the figure, it is very clear that sigma 2 is equals to sigma average minus R. ये आपको देखने से थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अगर आप इसको करीब से जाके समझेंगे तो आपको पता चलेगा. सिग्मा एवरेज क्या चीज थी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस. इसमें से रेडियस माइनस करेंगे तो आपके पास सिग्मा 2 निकलेगा. और से देखें जरा इस फिगर को, सिग्मा 2 को. इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ. दिस इज सिग्मा 2. ठीक है, अब देखेंगे. सो सिग्मा 2 विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम O टू यहाँ तक का डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज. व्हाट इज सिग्मा एवरेज? यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एवरेज है आपके पास. सिग्मा एवरेज में से रेडियस ऑफ सर्कल माइनस करें. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. सिग्मा एवरेज में से रेडियस ऑफ सर्कल माइनस करें तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, विच विल बी सिग्मा 2. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस. हमने कहा था ना प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा 1
और सिग्मा 2 की डेफिनेशन में दैट दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। कुछ बुक्स के अंदर इसको सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम भी लिखते हैं, अक्सर जगह पर इसको सिग्मा 1,2 के नाम से नोटेट करते हैं। अक्सर बुक्स में इसको सिग्मा मैक्स कॉमा मिनिमम के नाम से भी डिनोट करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस आर। यहाँ तो हमने निकाली जी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नाउ द अदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इज टू फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। अब आप देखें कि आपने कहा था कि येलो लाइन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इफ वी कीप रोटेटिंग द येलो लाइन एंटी क्लॉकवाइज, तो शियर स्ट्रेसेस क्या करती हैं, इंक्रीज कर रही होती हैं, ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं जहन में रख के कि वो कौन सी लाइन होगी जिसके ऊपर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाएंगी। एक मैंने ड्रॉ कर दी थी येलो लाइन विच इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फिर हमने देखा कि ग्रीन लाइन वो लाइन है जहां पर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाती हैं, शियर स्ट्रेसेस जीरो होती हैं, सो वी कॉल्ड देम एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट व्हाट विल बी अ लाइन, या वो कौन सी एक्सिस होंगे जिनके ऊपर शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी। I'll try to draw it with a different color, like इससे कर लेते हैं, this would be much better। ठीक है, हाँ जी, कोई आया ज़हन के अंदर? सर ये वाई एक्सिस पे जब हम लेके जाएंगे येलो लाइन को, एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे इसको, ठीक हो गया, तो सर वहाँ पे जो है वो शेयर फोर्सेस जो होगी वो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, शियर स्ट्रेसेस। शेयर स्ट्रेसेस। हाँ ठीक हो गया सुफियान, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कुछ कुछ समझ आ गई आपको। ये देखें, यानी ये वो बेसिकली लाइन होगी, ये वो लाइन होगी पर्पल वाली जिसके ऊपर आपकी शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो रही है। ऐसा ही है, अगर मैं इस पर्पल लाइन को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो शियर स्ट्रेसेस क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तब भी मेरे पास शियर स्ट्रेसेस डिक्रीज करेंगे, ऐसा ही है। ठीक है, what is shear stress? Shear stress is nothing, this is basically the distance from this extreme point to this thing। तो सर्कल के ऊपर आप कोई पॉइंट देख लें, लेट्स से ये पॉइंट देखता हूँ, यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज दिस सर्कल। इस पॉइंट के ऊपर आके शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, दिस इज द डिस्टेंस, दिस वन। इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। So any point on the circle except this purple line, you will see that the shear stresses are lower than this purple line। ऐसा ही है, एग्री? मैं यस सर। खत्म करता हूँ। सो इट मीन्स के ये वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस होंगी। आई विल जस्ट राइट इट हेयर कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है जी, एंड आई कॉल इट लाइक, यहाँ पर जो स्ट्रेसेस होंगी टॉ की वैल्यू, दीज आर टॉ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब आप यहाँ पर देखें कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो होंगी या उनकी क्या वैल्यू होगी? दिस इज इंपॉर्टेंट। पर्पल लाइन के ऊपर, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो भी मैंने ड्रॉ किया ऊपर एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई सिग्मा एक्स होगी या जीरो होगी? सिग्मा एक्स बेसिकली क्या चीज है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये तो मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है, यस सर। तो फिर जीरो तो ना हुई। किसी भी पॉइंट के ओरिजिनल ऊपर, पॉइंट। हाँ, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं, दैट इज द शियर स्ट्रेस। अगर आप उस यस। पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू। ठीक बिल्कुल है, सर। ऐसा ही। तो अगर मैं इस पॉइंट को जो भी मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस देखना चाहता हूँ, सो दिस इज द डिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रेस का, एंड दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू
O एंड C, यानी सेंटर O और C हो गया ये, यस सर। एंड OC इज बेसिकली इक्वल टू सिग्मा एवरेज। इसका मतलब है कि जब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जैसे मैंने पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे ना कि सिग्मा, और यहाँ पर अब मैं इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आपको कहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखें, इस वाले पॉइंट के, दिस वन, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जी दिस इज सिग्मा 1, कॉमा 0, ऐसे ही है। इस पॉइंट के यहाँ पर आके कोऑर्डिनेट्स लिखें, तो आप क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? यू विल राइट इट, सॉरी, फॉर दिस सिग्मा 2 पॉइंट यू विल राइट सिग्मा 2, यानी सबसे पहले आप नॉर्मल स्ट्रेसेस लिखेंगे एंड देन यू विल पुट 0, ठीक है, ऐसे ही है। इसके कोऑर्डिनेट्स ही हो जाएंगे सिग्मा 2 के, और यहाँ पर इसके ही। इसी तरह जब मैं आपको कहता हूँ कि इस पर्पल पॉइंट के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखें, सो यू विल राइट कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है? सिग्मा एवरेज, ठीक है, एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी? टॉ मैक्सिमम। इजंट इट क्लियर? सो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जब आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अकर करती हैं, यानी ग्रीन लाइन के ऊपर आप होंगे, सो वेन एवर देर आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज 0। मगर जब आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस अकर करती हैं एट दोज पॉइंट्स, नॉर्मल स्ट्रेसेस इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज। ठीक हो गया जी? ये आपका सुफियान, पीछे से अपना म्यूट रखा करें, जब आप बोलने लगे तो सिर्फ स्पेस बार से ऑन किया करें, बाकी म्यूट रखा करें लेक्चर को। तो ये आपके पास दो चीज हमने यहाँ पर ड्राइव कर ली, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह कि भाई किस तरह हो रहा है, क्या चीज नहीं है? क्योंकि हमने आगे जाके इस मोहर सर्कल को बहुत सी जगह पे यूज करना है, तो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें कि व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेस, व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज टॉर्म एक्स, ठीक है। लास्ट थिंग यहाँ पर रहेगी, अब येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से मुझे मेरी जो वो है, क्या कहते हैं, जब ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस थी, तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर शियर स्ट्रेस क्या होती थी? टॉ एक्स वाई। इसको हम क्या लिखते थे? टॉ, सिंपल। जब ये रोटेट करके यहाँ पर क्या कन्वर्ट होगी? टॉ से किस में कन्वर्ट होगी? टॉ मैक्स के अंदर। तो वो क्या एंगल था जिसने इसको रोटेट करने के बाद शिफ्ट किया? दिस इज द एंगल। फ्रॉम येलो लाइन से आप यहाँ तक एंगल लेंगे, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज 2 थीटा एस, यानी 2 थीटा एस इज द एंगल विच कन्वर्टेड दिस टॉ इनटू टॉ मैक्स, ठीक है। आप इस एंगल को इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू डी, आपके पास प्रोटेक्टर डी होता है, उसके जरिए आप इस एंगल को इजीली मेजर कर सकते हैं। सो द एंगल हेयर विल बी 2 थीटा एस। जो एंगल आएगा, लेट्स से इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्री आया, लेट्स से आपने इसको मेजर किया यहाँ पर, तो थीटा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, इसका हाफ, ठीक हो गया। ये तो होगी हमारी एक ग्राफिकल तरीका, क्या आप इन थीटास को थ्रू डी मेजर कर लेंगे। मैं अभी आपको कुछ इक्वेशंस भी बताऊंगा जिनके जरिए आप विदाउट यूजिंग दोज डीज एंड विदाउट यूजिंग दोज प्रोटेक्टर यू कैन इवन सॉल्व कंप्लीट स्ट्रेस एलिमेंट। आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं थ्रू दोज इक्वेशंस, ठीक है। वो सर्कल की इक्वेशंस ही होंगी, इस सर्कल में से निकली हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें जी, हम अपनी लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं बैक। I hope the screen is visible to all of you. Using Mohr circle to find the principal stresses and angles. तो ये चीज हमने पहले देख ली थी दैट जो सिग्मा एवरेज होती है, ठीक है, जिसको हम ओ सी डिस्टेंस कहते थे, ठीक है, ओ सी डिस्टेंस वाज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है तो रेडियस ऑफ सर्कल दो चीजों के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, and radius actually is equal to sigma x minus sigma y by 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये किस्सा है, मैं बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल येलो लाइन के ऊपर अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्राइंगल जिसको मैंने अभी रेड लाइन से ड्रॉ कर दिया आपके सामने, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर रेडियस निकालना है, रेडियस आर, ठीक है, इफ आई हैव टू फाइंड द रेडियस आर, तो रेडियस आर किस चीज की इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है, बेसिकली दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कॉल्ड एज shear स्ट्रेस, ठीक है। और जो बेस है वो क्या चीज है? बेस देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दिस बेस इज बेसिकली इक्वल टू, ये किस चीज की इक्वल हो जाएगी? बेस ऑफ ट्राइंगल, यानी ओवरऑल मैं टोटल डिस्टेंस नहीं ले रहा, मैं बेस ऑफ ट्राइंगल निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं सिग्मा एवरेज में से माइनस करना स्टार्ट कर दूं, उप्स किधर गया, सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई एवरेज लूं, ये देखें, लेट्स से कि हम्म, 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 कहाँ से, एक मिनट रुको, इसको करें फिनिश। अभी आप अपने ज़हन में बस ये रखें कि रेडियस, जो रेडियस ऑफ सर्कल है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको यहाँ तक इतना ही रखें, और दिस इसको भी, इसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर लूँ चीज़ों को, एंड देन लेट्स मेक इट क्लियर। अच्छा जी, अब आते हैं हैंडआउट्स की तरफ। लेक्चर 2 किधर गया? लेक्चर 2 शो ऑल, लेक्चर 2। ये चीज़ें आप बस अपने पास लिखते हैं जी सारे। पहले लिख लें कि सेंटर ऑफ सर्कल निकालने का जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस आपने फाइंड करना हो, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, इसका स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए ओ सी प्लस माइनस आर करते हैं आप, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज प्लस आर, एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस आर। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस सी लिखे ना, दिस इज ओ सी, या जिसको आप सिग्मा एवरेज कहते थे, ठीक है। सी डिस्टेंस यहाँ पर जो आपके सामने शो हो रहा है, दिस सी इज बेसिकली ओ सी डिस्टेंस विच वी कॉल्ड एज सिग्मा एवरेज। तो जब आप एवरेज ले रहे होते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू करेंगे, मगर जब आप रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे होंगे, देन यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू है, और उसको स्क्वायर लिया था, ठीक है। चलिए, और थर्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एंगल्स के साथ वैल्यूज लिख लीजिए। टू थीटा पी की वैल्यू, टू थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स टू टॉ एक्स वाई सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये भी एंगल, ये फॉर्मूला लिख लें, इसके जरिए आप थीटा पी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया जी। और इस स्लाइड में आगे फर्दर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, देखें जो भी हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा इसने यहाँ पर। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं हम वापस अपने फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ जी। ये सारे मोहर सर्कल के न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने करने हैं अभी।
मोर सर्कल हो गया, ठीक है। ये भी हमने भी ड्रॉ की सारी लाइंस वगैरह, ठीक है जी। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा वो जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि जब आप निकालने लगते हैं क्या कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, तो डिस्टेंस ओ से लेके इस पॉइंट P1 तक, ओ से लेके P1 तक का डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, दिस बी डिस्टेंस, और बेस क्या है इस ट्राइंगल की, ये। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है बी, दिस इज बेसिकली टॉ एक्स वाई, ठीक है। और अगर आपने ये डिस्टेंस नीचे निकालना है, दिस दिस बेस, तो वो कहते हैं दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यानी सिग्मा एक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें से माइनस कर दें सिग्मा वाई को, और जो वैल्यू आ गई है उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, यू विल गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है जी, दिस दिस बेस ऑफ ट्राइंगल। इस चीज को यहाँ से दोबारा देखें, ये ओ से लेकर इस तक का डिस्टेंस, दिस विल बी द बेस ऑफ ट्राइंगल। तो बेस ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सिग्मा एक्स में से माइनस कर देना है सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स कहाँ से कहाँ तक है, इस ओरिजिन से लेकर, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से नहीं, इधर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसमें से माइनस करेंगे किसको, सिग्मा वाई को, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, सो यू विल गेट ए डिस्टेंस विच इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया, द पॉइंट ओ सिग्मा एक्स एंड पॉइंट वन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल because the distance from point O to point 1, the hypotenuse of triangle is equal to the radius of the circle. Calling the other two sides A and B, the following equations can be made. तो ये रेडियस जो है बेसिकली हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और एक साइड परपेंडिकुलर और दूसरी साइड बेस, उससे आपने फॉर्मूला निकाल लिए टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अच्छा, एक और मैं यहाँ चीज बता देता हूँ आपको, विच इज दिस वन। यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, दिस टॉ मैक्स, अगर आप गौर करें कि टॉ मैक्स किस चीज के इक्वल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है, सर्कल का रेडियस नहीं बन गया, पर्पल लाइन के ऊपर सी पॉइंट से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है कि जब मैं टॉ मैक्स लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि टॉ मैक्स या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, एंड वी हैव ऑलरेडी रिड्यूस के रेडियस ऑफ सर्कल किस चीज के इक्वल है, इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट इसमें से चीज निकालनी कि टॉ मैक्स इस चीज के इक्वल है। इसी में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का भी हम निकाल चुके हैं, दैट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे आर इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर यही है, ठीक है, जो आपने निकाल लिया था। उसमें सिग्मा एवरेज ऐड एक दफा करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। थीटास की भी मैंने वो आपको वहाँ पर दिखाई है, थीटास की वैल्यू। अच्छा जी, अब वापस आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, लेक्चर 2 के ऊपर। अच्छा, ये लास्ट हमने जो न्यूमेरिकल्स यहाँ तक किए हैं, दीज आर फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे प्रॉब्लम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थे। जैसे ही न्यूमेरिकल खत्म होते हैं उसके आगे लिखा जाता है टॉपिक प्लेन स्ट्रेन्स के नाम से। फॉर टाइम बीइंग हम अभी स्ट्रेन्स को आपके इसमें से कोर्स में से एक्सक्लूड करते हैं, वरना एमओएस के अंदर जहाँ आप स्ट्रेसेस को डील कर रहे होते हैं वहाँ स्ट्रेन्स को भी
बल्कि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मैंने शुरू में लेक्चर में एक दफ़ा आपको बताया था कि देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन मेजर द स्ट्रेसेस, ठीक है, बट यू कैन मेजर द स्ट्रेन्स थ्रू स्ट्रेन गेजेस। और जब आपके पास स्ट्रेन गेजेस से स्ट्रेन निकलती है, देन using the modulus of elasticity and the value of strain, you can indirectly find the stresses, मगर stresses को directly measure नहीं कर सकते। So you will find couple of numericals जहाँ पर strain transformation भी, जिस तरह stress transformation है, there will be strain transformation। जिस तरह आपने मोहर सर्कल डेवलप किया है stresses के लिए, इसी तरह the same मोहर सर्कल is developed for strain as well, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दैट इंस्टेड ऑफ जहाँ सिग्मा एक्स आएगा उसकी जगह एप्सिलॉन एक्स यूज करना होगा। दिस इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। जहाँ सिग्मा वाई होगा इक्वेशंस के अंदर अब आपने एप्सिलॉन वाई यूज करना है। जहाँ टॉ एक्स वाई आएगा उसकी जगह गैमा एक्स वाई बाय 2 यूज करना है इंस्टेड ऑफ गैमा एक्स वाई। दिस इज कॉल्ड द शीयर स्ट्रेन। सो शीयर स्ट्रेन बाय 2 यूज करना होगा। जहाँ आपके पास सिग्मा x1 होगी एप्सिलॉन x1, जहाँ टॉ x1 y1 एप्सिलॉन x1 y1 बाय 2। ठीक है, ये कुछ थोड़े से उसमें डिफरेंसेस हैं जो आप देखिएगा, बट फॉर टाइम बिंग हम आपके कोर्स में से जो है इस चीज़ को भी एक्सक्लूड करते हैं, स्ट्रेन्स को, ताकि हम बाकी बाकी टॉपिक्स को कवर ऑन कर सकें। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा, प्लेन, ये प्लेन स्ट्रेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। कमिंग टुवर्ड दीज थिंग्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, हमने कहा था सिग्मा 1 किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज प्लस आर। तो देखें, दिस इज सिग्मा एवरेज, सिग्मा 1 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये सिग्मा एवरेज हो गया। रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, विच वाज इक्वल टू टॉ मैक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेस सेकंड, यानी जो मिनिमम वैल्यू है, उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन सेंटर में आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा वो ये भी कहता है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 दोनों को ऐड करें, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। यानी आपकी ओरिजिनल गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, उन दोनों को भी ऐड करें, और जब आप उनकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को ऐड करें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए दूसरे के। अच्छा जी, यहाँ पर वो एक चीज समझाना बताना चाह रहा है कि देखें, यहाँ पर लेट्स से सिग्मा एक्स थी, यहाँ पर सिग्मा वाई थी, तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर आपने रोटेट किया यहाँ तक लेकर आए, तो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन आ गया थीटा p1। मगर एक और एंगल भी यहाँ फॉर्म हो रहा है, विच इज विद दिस नॉर्मल स्ट्रेस, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा p1 प्लस 90 डिग्री। ये यानी प्रिंसिपल प्लेन्स जो होते हैं ना, वो दो बन रहे होंगे आपके पास, ठीक है, एक 2 थीटा p और एक 2 थीटा p के अंदर आपने 90 डिग्री भी ऐड किया होगा उसके अंदर। तो ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास दो एंगल, जब भी आप थीटा p की इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, यानी प्रिंसिपल प्लेन्स निकालेंगे थीटा p, तो उससे दो एंगल्स निकल रहे होंगे। इसमें थीटा s निकालेंगे, उसमें से भी दो एंगल्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखते हैं यहाँ पर, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो बता रहा है, कहता है कि भाई दिस इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई भी पड़ा हुआ है, टॉ एक्स वाई भी लगा है। लेटर ऑन आपने क्या किया, आपने इस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म किया, रोटेट किया, सच दैट कि सिग्मा एक्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी इधर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बन गई हैं P1 और P2, ठीक है। तो अब ये जो एंगल इसके साथ फॉर्म करे एक्स एक्सिस के साथ, दिस विल बी कॉल्ड एज थीटा P1। मगर एक और एंगल है विच ये P2 के साथ भी एंगल बना रहा है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। तो जब आप प्रिंसिपल प्लेन्स फाइंड कर रहे होंगे या थीटा p निकालेंगे, उसमें दो एंगल्स निकलेंगे। वन एंगल इज विद सिग्मा एक्स सिग्मा 1 एंड द अदर एंगल इज व्हाट इट इज मेकिंग विद सिग्मा 2, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
ये सब उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस द शियर स्ट्रेसेस विल बी जीरो, और जिस तरह प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेन्स भी निकलती हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। इक्वेशन ये लिख लें जी अपने पास, tan of 2 थीटा p, दिस इज द इक्वेशन दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर फाइंडिंग थीटा p। इसमें से आप थीटा p निकालते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल हैव टू वैल्यूज ऑफ थीटा p, ठीक है जी। The solution has two roots, 2 theta p1 and theta t2. Specifically, the values of 2 theta p and 2 theta p2 are 180 degree apart. So theta p1 and theta p2 are 90 degree apart. ठीक है, यानी आपने अगर थीटा पी निकाल ली है, ठीक है, तो उसके अंदर 90 डिग्री ऐड करें तो आपके पास वो प्रिंसिपल जो दूसरी जो आपकी स्ट्रेस है उसके साथ एंगल निकल जाएगा इसका। इसी तरह थीटा एस अगर आपने निकालना है, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंगल, दिस इज इक्वल टू थीटा पी प्लस माइनस 45 डिग्री। इसके भी दो रूट्स निकलेंगे, एक दफा प्लस करके आप निकालेंगे एंगल, एक दफा माइनस करके एंगल निकालेंगे। अच्छा जी, वी आर जस्ट लेफ्ट विद लास्ट 5 मिनट्स। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन आई विल जस्ट असाइन कि आप कपल ऑफ एग्जांपल्स को खुद करें और देन वी विल रिलेट टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट वो कहता है कि एग्जांपल क्या है, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेस एलिमेंट बिलो, यानी एक एलिमेंट स्ट्रेस एलिमेंट दे दिया उसने, दिस इज अ स्ट्रेस एलिमेंट। तो उसने ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे दिया, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी है इसमें, सिग्मा वाई भी है, टॉ एक्स वाई भी है, ठीक है। कहता है डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एलिमेंट। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करें थ्रू इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उसने ड्रॉ नहीं कहा सर्कल करने को, मगर फाइंड करें। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर मुझे निकालनी है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो उसका ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई। ये तीनों वैल्यूज मुझे यहाँ गिवन है। इसमें देखें सिग्मा एक्स भी आपको गिवन है, सिग्मा वाई भी गिवन है, टॉ एक्स वाई, बट यू हैव टू यूज देयर करेक्ट सेंसेस। सिग्मा एक्स इस टाइम नेगेटिव 80 है बिकॉज इट इज कंप्रेशन, सिग्मा वाई इस टाइम पॉजिटिव 50 है, ठीक है। Similarly, if you come at tau xy, so tau xy is the overall behavior। देखें, अब आप किसी इंडिविजुअल फेस पे नहीं देखेंगे, tau xy के लिए आप ओवरऑल देखेंगे इसको कि इसमें shear stress की नेचर क्या है, दिस इज नेगेटिव नेचर, सो यू विल पुट नेगेटिव साइन हियर। सॉल्व करेंगे यू विल गेट नेगेटिव 15 प्लस माइनस 69.5। नेगेटिव 15 में एक दफा 69 ऐड करें, दूसरी दफा सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट टू वैल्यूज, ठीक है जी। एंड these two values these are being shown here at the bottom, यानी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकली है। एक 54.6 है और सिग्मा 2 जो है दिस इज नेगेटिव 84.6। दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं बनाएं। हाँ जी सर, ये जो 25 OSY की वैल्यू उसने ली हुई है, ये लैगिंग इफ माइनस में क्यों ली हुई है? माइनस में ये इसलिए लिए क्योंकि आपके पास ऊपर जो शियर स्ट्रेस है उसको आप देखें, उसका ओवरऑल नेचर क्या है शियर स्ट्रेस की, ये ओवरऑल ये देखें, इसकी डाउनवर्ड एरो है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड एरो है। मैं अगर आपको इसको कॉपी करके दिखाता हूँ इट विल बी मोर क्लियर। ओके, ये देखें सुफियान, लेट से कि आपके पास ये वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, वो जो बॉक्स था वो कुछ इस तरह ही था, उसकी ये नेचर देखें ना, यूं बनी हुई है। जी सर। दिस इज द नेगेटिव नेचर। आपको याद होगा हमने एक जगह पर इसको ड्राइव किया था, ये कि टॉ एक्स वाई की दो नेचर्स होती हैं, शियर स्ट्रेस की दो नेचर है, एक दिस वन एंड दिस इज द अदर वन। तो हमारे उस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप आके देखेंगे ना तो ये नेचर बनी हुई है, ये वाली जिसमें मैंने डबल एरोज लगा सर दी। ये तो मुझे पता है, लेकिन वो आपने जो शुरू में आप समझा रहे हैं ना सर, उसमें भी यही था, लेकिन आपने वहाँ पे वो OSY जो 4.7 है सर, वो आपने पॉजिटिव लिया है। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। एक आपके पास शियर स्ट्रेस है ओवरऑल बॉडी के ऊपर, दिस इज द शियर स्ट्रेस साइन कन्वेंशन ऑन ओवरऑल बॉडी। एक आपके पास शियर स्ट्रेस कन्वेंशन है ऑन इंडिविजुअल फेसेस, ये इंडिविजुअल फेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर सर आप अब हाँ, ये इंडिविजुअल फेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप ओवरऑल पूरी बॉडी को देखना चाहेंगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशंस ये हैं।
जब आप मोहर सर्कल प्लॉट कर रहे होते हैं ना, मोहर सर्कल जिसमें आपने 4.7 में जिक्र करो, तो मोहर सर्कल के आप ऊपर पूरी बॉडी की शियर स्ट्रेसेस नहीं डेवलप कर रहे थे, आप एक फेस की पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस शियर स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं, फिर दूसरे फेस की नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस को प्लॉट करते हैं. सो यू आर डीलिंग ओवर देयर इंडिविजुअल फेसेस, नॉट द ओवरऑल बॉडी. मगर जब आप अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए, वहां आपके पास टॉ एक्स वाई डायरेक्ट लिखा है, ये नहीं पूछा कि टॉ एक्स वाई ऑन फेस 1 और फेस 2. जब वो आपसे कहे कि फेस 1 और फेस 2 की बात है, तब आपने इंडिविजुअल साइन कन्वेंशंस देखनी है. बट अगर खाली टॉ एक्स वाई लिखा है, देन चेक द ओवरऑल कन्वेंशन, दिस इज फॉर ओवरऑल. अभी जो हम न्यूमेरिकल, जब हम मोहर सर्कल के अंदर चीजें प्लॉट कर रहे होते हैं, वहां पर आपके पास इंडिविजुअल फेसेस आते हैं, इसलिए हम इंडिविजुअल फेसेस की साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. जब आप इक्वेशंस में यूज कर रहे हैं, तब आपके पास ओवरऑल टॉ एक्स वाई का साइन होता है.